हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट्स का पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड to have a detailed and a thorough understanding of what are different types of endorsements, endorsement क्या होता है, who are the parties to endorsements and everything about endorsement. So सबसे पहले निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इस एक्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं, देन वी विल गो टू व्हाट आर टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट. सो बेसिकली ट्रांजैक्शंस कैन ईदर टेक प्लेस इन कैश और दे कैन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट. सो जब ट्रांजैक्शंस क्रेडिट में होते हैं तब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कम इनटू पिक्चर, राइट. सो जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे है तो ईदर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक विल बी एक्सचेंज्ड. सो इंस्ट्रूमेंट्स जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, इट कवर्स थ्री थिंग्स: प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक. चेक में अगर आप आगे डिवीजन देखोगे तो चेक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. कौन से दो टाइप्स है? एक तो ओपन चेक होता है या क्रॉस चेक होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ओपन एंड अ क्रॉस चेक? व्हेन अ चेक इज क्रॉस्ड, चेक के लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे जब आपको दो पैरेलल ट्रांसफर्स लाइंस दिखेंगे, इसका मतलब कि वो एक क्रॉस्ड चेक है. ओपन चेक मतलब a check which is not having two parallel transverse lines across its face. Open check जो है, open check is further divided into two types, that is bearer and order. Bearer check क्या होता है? जब pay to के सामने सिर्फ name of the person is written. Example, pay to Mr. A. That's it. It is called as a bearer instrument. बेरर इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही रिस्की होते हैं बिकॉज इफ मिस्टर ए हु इज द होल्डर ऑफ दिस चेक, इफ ही लूजेज इट, इफ ही फॉरगेट्स इट एनीवेयर, any XYZ person who finds it can become the owner of that instrument and can claim the amount. So bearer instruments में safety factor बिल्कुल भी नहीं है. Next is order instruments. Order instruments में you will find that pay to के सामने it will be written pay to Mr. A or order. तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट अगर हमें किसी को ट्रांसफ़र करना है तो मिस्टर ए खुद इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड पे लिख सकता है दैट पे टू मिस्टर बी एंड ओनली देन इट विल बी ट्रांसफर्ड. विदाउट द सिग्नेचर ऑफ ए एंड विदाउट ए राइटिंग ऑन द बैक साइड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. सो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जो है दे आर सेफ इफ कंपेयर्ड विद द बेरर इंस्ट्रूमेंट्स. मेरे पास चेकबुक है. सो लेट मी शो यू कि चेक जो है इसके ऊपर यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस नहीं दिख रहे हैं, देयरफॉर हम लोग इस चेक को क्या कहेंगे कि ये एक बेरर चेक है. इफ आई फिल इन ऑल द डिटेल्स एंड आई डोंट पुट इन टू पैरेलल ट्रांसफर्स लाइंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर ऑफ दिस चेक, इट विल बी अ बेरर चेक. यहीं पे अगर मैं पे टू के सामने लिखती हूँ पे टू मिस्टर ए, आई फिल इन ऑल द अदर डिटेल्स, पुट इन माई सिग्नेचर, दिस विल बी अ ओपन बेरर चेक. अब ओपन में ऑर्डर चेक मतलब क्या? यहाँ पे पैरेलल लाइंस नहीं है और मैंने यहाँ पे टू के सामने लिखा पे टू मिस्टर ए और ऑर्डर, तो ये हो जाएगा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, राइट. सो आई हैव शोन यू प्रैक्टिकली चेक पे कि बेरर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में क्या डिफरेंस है. सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज टाइप्स ऑफ चेक्स एंड बेरर चेक क्या होता है, ऑर्डर चेक क्या होता है, because this will give us a better clarity about what are the methods of negotiation. So what are the two methods of negotiation? दो methods है, okay. So कोई भी negotiable instrument अगर आपके हाथ में है, आपको वो किसी को transfer करना है तो उसके दो तरीके हैं, दो methods है. First is by mere delivery and second is by endorsement and delivery, right. I'm repeating. First is by mere delivery, second is by endorsement and delivery. So mere delivery से कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं? अभी मैंने डिस्कस किया कि चेक के दो टाइप्स है, राइट, ओपन एंड क्रॉस्ड. ओपन में वापस दो टाइप्स देखे हमने, बेरर एंड ऑर्डर. सो अगर अपने पास कोई बेरर चेक है, ओके, कोई बेरर चेक है जिसके ऊपर दो पैरेलल ट्रांसफर्स लाइंस नहीं है, तो ऐसे बेरर चेक को बाय मियर डिलीवरी ट्रांसफ़र किया जा सकता है. मतलब कि बेरर चेक अगर मैं कहीं पे भी भूल जाती हूँ, any XYZ person who finds this can claim the money, can become the owner of that instrument. He can become the holder
ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट. सो बेरर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र करना बहुत ही ईजी है क्योंकि बाय मियर डिलीवरी वो ट्रांसफ़र हो जाता है. लेकिन इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट द पॉइंट दैट इट इज़ वेरी रिस्की टू हैव अ बेरर इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. सो आज का ये जो वीडियो है ये इसी पे फोकस करने वाला है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट. सो बेसिकली इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन नंबर 15 जो है, राइट, सेक्शन नंबर 15 टॉक्स अबाउट एंडोर्समेंट. तो एंडोर्समेंट क्या होता है? अगेन लेट्स कम बैक टू दिस चेक. ये चेक है, वी विल से दैट दिस इज द फेस ऑफ द चेक. इसको कहते हैं दिस इज द फेस ऑफ द चेक. एंड व्हेन आई टर्न, ये जो ब्लैंक साइड है पीछे, इसको कहते हैं द बैक साइड ऑफ द चेक, राइट. सो जनरली यूल सी कि एंडोर्समेंट जो है वो यहाँ पे बैक साइड ऑफ द चेक पे किए जाते हैं. सो यहाँ पे जिस पर्सन का नाम है, पे टू के सामने जिस पर्सन का नाम है, मतलब कि पेई जो है या इस चेक का जो बेनिफिशियरी है, उसको अगर ये चेक किसी और पर्सन को ट्रांसफर करना है तो बैक साइड पे ही कैन राइट पे टू मिस्टर बी एंड ही कैन पुट हिज सिग्नेचर. ओके, सो बेसिकली एंडोर्समेंट क्या होता है एज पर सेक्शन 15 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? एंडोर्समेंट इट सेज, लेट्स राइट इट डाउन. एंडोर्समेंट का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल दिया है. एंडोर्समेंट मतलब कि when the person puts his signature on the back side of the instrument and writes pay to Mr. example B and he puts his signature, then it is called as endorsement. तो क्या endorsement सिर्फ back side पे ही हो सकता है? Yes, back side पे हो सकता है ideally, but if you don't have, if the back side of the check is filled or if you want to attach a separate paper, even that is possible. So check के साथ साथ आप एक separate paper attach कर सकते हो जिसके आप endorsements दे सकते हो. Apart from this, stamp paper पे भी कर सकते हो and you can attach it to the check. So basically endorsement एक process है. It is a process through which you can transfer the instrument from one person to another, right? इसमें essential elements क्या है? डेफिनेटली एंडोर्समेंट ये राइटिंग में ही होना चाहिए, ये राइटिंग में ही होना चाहिए. सेकेंडली, एंडोर्समेंट जो पर्सन कर रहा है, दैट इज एंडोर्सर, हिज सिग्नेचर मस्ट बी प्रेजेंट, राइट, हिज सिग्नेचर मस्ट बी प्रेजेंट. थर्ड एसेंशियल एलिमेंट, ही हैव टू स्टेट द नेम ऑफ द एंडोर्सी, राइट. एंडोर्सी का नाम आना जरूरी है, एंडोर्सर की सिग्नेचर होनी चाहिए, इट शुड बी इन राइटिंग. ये बेसिक इसेंशियल एलिमेंट्स है ऑफ एंडोर्समेंट. सो एंडोर्समेंट इज नथिंग बट अ प्रोसेस थ्रू विच वी कैन ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. अब देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट्स. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट? So before going to type, let us just clarify over here that what are the parties, who are the parties to the endorsement. So endorsement में दो parties रहेंगे. एक पार्टी को हम लोग कहेंगे endorser and दूसरी पार्टी को क्या कहा जाएगा? दूसरी पार्टी को हम लोग कहेंगे endorsee. So see what is the difference between endorser and endorsee? Endorser कौन रहेगा? The person who is signing on the back side of the instrument and transferring the instrument is called as endorser. मतलब कि endorser एक holder of instrument है जो किसी और को transfer करना चाहता है. Endorsee कौन है? Endorsee is the name of the person whose name is written on the back side of the check, right? That is, जिसके favor में अभी ये instrument transfer हो जाएगा, that person is endorsee. So इस तरह से endorsement में ये दो parties come into picture, endorser and endorsee. So चलो देखते हैं what is the first type of endorsement, that is blank or general endorsement. Blank endorsement, यहाँ पे एक diagram मैं draw कर रही हूँ so that you will understand what is a blank endorsement. Consider that this is the back side of the check and back side पे जो endorser है वो क्या लिखता है? Pay to. He does not write the name of the endorsee, लेकिन वो उसका सिग्नेचर उसके ऊपर आ जाता है. ओके, मिस्टर ए का सिग्नेचर तो है, लेकिन पे टू किसको पे करना है?
उस पर्सन का नाम मिसिंग है। मतलब कि ब्लैंक एंडोर्समेंट वो होता है जहां पे नेम ऑफ एंडोर्सी इज मिसिंग बट द सिग्नेचर ऑफ द एंडोर्सर इज प्रेजेंट, राइट? सो ब्लैंक एंडोर्समेंट विल हैव द इफेक्ट ऑफ अ बेरर इंस्ट्रूमेंट, राइट? मतलब जिस किसी को भी इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा जिसके ऊपर ब्लैंक एंडोर्समेंट है, वो इस ब्लैंक स्पेस में उसका खुद का नाम लिख के वो उसको एनकैश कर सकता है। So we can say that blank endorsement is equivalent to a bearer instrument, right? That is what is a blank or a general endorsement. Second जो type है, that is full or special endorsement. What is meant by full or special? So ये अपना बैक साइड है चेक का, उसके पीछे अगर आपको ऐसे वर्ड्स दिखते हैं, पे टू मिस्टर बी, सिग्नेचर ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर ए जो इस पर्टिकुलर, मिस्टर ए कौन है? मिस्टर ए इज द होल्डर, जिसके हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट है, होल्डर है, या उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जो पेई है इस इंस्ट्रूमेंट का, दैट इज जिसके नाम पे। मतलब भी आप अगर फेस देखोगे, ओके, इफ यू गो एंड सी द फेस ऑफ द चेक, तो फेस ऑफ द चेक के यहाँ पे जो हमेशा फर्स्ट लाइन जो होती है वो होती है पे टू एंड डैश होता है। तो यहाँ पे पे टू के सामने इस पर्सन का नाम लिखा हुआ है मिस्टर ए। तो यही मिस्टर है, ए है, जिसको हम इधर होल्डर कह सकते हैं या पे कह सकते हैं। सो मिस्टर ए जो है, he is endorsing, he is transferring this instrument to Mr. B, right? So what is special or full endorsement? Special या full में सब डिटेल्स कवर हो रहे हैं। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एंडोर्सर इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड द नेम ऑफ एंडोर्सी इज ऑल्सो प्रेजेंट। मतलब कि ब्लैंक एंड स्पेशल में क्या डिफरेंस है? ब्लैंक में नेम ऑफ एंडोर्सी वॉज मिसिंग, स्पेशल में एवरीथिंग इज कवर्ड, सिग्नेचर ऑफ एंडोर्सर भी है, नेम ऑफ एंडोर्सी भी है। सो इस तरह से वो ऑल रिस्पेक्ट्स में इट इज कंप्लीट। सो दैट इज व्हाट इज फुल और स्पेशल एंडोर्समेंट। नेक्स्ट एंडोर्समेंट, रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। ये क्या होता है? रेस्ट्रिक्टिव, नाम से ही पता चलता है। रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट में जो फर्दर निगोशिएबिलिटी या फर्दर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ चेक है, या उस इंस्ट्रूमेंट की जो फर्दर ट्रांसफरेबिलिटी है, वो क्या हो जाती है? रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो लिमिट हो जाती है। लेट्स सी what will be the words written on the back side of the instrument. So on the back side of the instrument, if you find the words pay to, same Mr. B का ही नाम लेते हैं, pay to Mr. B only, only pay to Mr. B only, and then उसके नीचे as usual signature है of Mr. A who is the endorser। तो इसको हम लोग कहेंगे रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, क्योंकि मिस्टर ए ने इस इंस्ट्रूमेंट को मिस्टर बी को ट्रांसफर तो कर दिया है, बट क्या मिस्टर बी इसको फर्दर ट्रांसफर कर सकता है? नो, बिकॉज द वर्ड ओनली जो है, द वर्ड ओनली, इट रेस्ट्रिक्ट्स मिस्टर बी फ्रॉम फर्दर ट्रांसफरिंग दिस चेक। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट में क्या होता है? इट limits the further negotiation of the instrument. It restricts the further negotiation of instrument. Getting the point? So just by including the word only, हमने उस particular Mr. B जो है उसकी जो ट्रांसफरेबिलिटी है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ही विल नॉट बी एबल टू फर्दर ट्रांसफर दिस इंस्ट्रूमेंट। सो दैट इज व्हाट इज रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। नेक्स्ट इज पार्शियल एंडोर्समेंट। पार्शियल एंडोर्समेंट्स आर नॉट वैलिड। पार्शियल एंडोर्समेंट्स आर नॉट वैलिड मतलब कि लेट्स कंसिडर, मुझे किसी को 10,000 रुपीज़ देने हैं, ओके, मुझे 10,000 रुपीज़ देने हैं। एग्जाम्पल, मिस्टर बी, आई वॉन्ट टू गिव रुपीज़ 10,000 टू मिस्टर बी। पार्शियल पेमेंट, अंडरस्टैंड, पार्शियल पेमेंट्स आर अलाउड,
ओके, पार्शियल पेमेंट्स कर सकती हूँ। तो मुझे 10,000 पे करने हैं, एट प्रेजेंट मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपीज़ है, तो मैं 5,000 रुपीज़ उसको कैश दे देती हूँ, 5,000 के लिए एक इंस्ट्रूमेंट उसको दे देती हूँ, ईदर अ चेक और अ बिल, दैट इज वैलिड. So partial payments are valid, but partial endorsements are not valid as per the Negotiable Instrument Act 1881. So partial endorsement, एक instrument, एक check, एक bill जो 10,000 का है, वो मैं partially सिर्फ 5,000 के लिए किसी person को transfer कर देती हूँ, and the remaining amount I retain it with myself. तो ये valid नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो previous holders है उनके लिए ये difficult होगा, जो previous holders है उनके लिए ये डिफिकल्ट होगा. सो पार्शियल एंडोर्समेंट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें लिखना है कि पार्शियल एंडोर्समेंट्स आर नॉट वैलिड एज पर द एक्ट, दे आर नॉट वैलिड एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, राइट. सो प्रीवियस हम लोग पार्शियल पेमेंट्स कर सकते हैं, राइट. यहाँ पे मैंने 5,000 इस पर्सन को दे दिए एंड 5,000 के लिए बिल या चेक निकाला है, दैट इज फाइन, राइट. सो पार्शियल पेमेंट इज अलाउड, पार्शियल पेमेंट इज अलाउड, बट what is not allowed, partial endorsements will become problematic for the previous holders and therefore it is not valid as per that. The next one which is the most important type of endorsement, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ वर्ड से guess नहीं कर सकते. So sans recourse means what? recourse मतलब इसका जो meaning है वो है without, इसको इधर क्या बोलेंगे, it is without recourse. Okay, it means without recourse, that is you don't have to come back to the endorser. So let's take an example कि Mr. let's say X ने इस particular check को sign किया है, एक check है जहाँ पे उसकी signature है and उसने pay to के सामने किसका नाम लिखा है, pay to Mr. A, and इस तरह से Mr. X ने इस instrument को transfer कर दिया है to Mr. A. Mr. A को आगे इस चेक को किसी और को ट्रांसफर करना था, सो उसने मिस्टर बी को यही इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स कर दिया है. ओके, दैट इज ऑन द बैक साइड ऑफ द सेम चेक ही राइट्स पे टू मिस्टर बी एंड ही पुट्स हिज सिग्नेचर. दिस इज व्हाट इज एंडोर्समेंट. लेकिन उसने सिर्फ पे टू मिस्टर बी नहीं लिखा, उसने आगे और भी कुछ लिखा है एंड दैट इज sans recourse. इस वर्ड का क्या मीनिंग होगा? व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन ऑफ राइटिंग sans recourse इन योर एंडोर्समेंट? सो मिस्टर बी, अगर ये चेक डिसऑनर होता है, ओके, इफ द इंस्ट्रूमेंट गेट्स डिसऑनर्ड, if instrument is dishonored, just 1 minute, yes, so if this instrument, if instrument is dishonored, पे अटेंशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर ये इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है तो क्लियर कट sans recourse का मीनिंग होता है दैट मिस्टर बी जो है, मिस्टर बी मिस्टर ए के पास नहीं जा सकता है. he may take an action directly against Mr. X but he need not go to Mr. A. मिस्टर ए ने उसकी जो लायबिलिटी है उसको एक्सक्लूड कर दिया है कि अगर डिसऑनर होता है तो भी मैं लायबल नहीं रहूँगा, राइट. सो इफ इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड, मिस्टर ए excludes his liability. Mr. A excludes his liability. Please note this point, very very important point. Mr. A excludes his liability. So बात समझ में आई. मिस्टर बी को क्या करना है? मिस्टर बी अगर डिसऑनर होता है इंस्ट्रूमेंट, अगर डिसऑनर होता है तो he cannot come back to Mr. A, but he will have to go back to the original drawer and recover the money. मिस्टर ए ने उसकी लाइबिलिटी क्या कर दी है? एक्सक्लूड की है, एक्सक्लूड की है.
That is what is the meaning of this type of endorsement. Next, sixth type of endorsement is कंडीशनल एंडोर्समेंट. कंडीशनल एंडोर्समेंट क्या होता है, मतलब ही इसमें कुछ कंडीशन प्रेजेंट रहेगी. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सो कंडीशनल में इट डिपेंड्स अपॉन, कंडीशनल में इट डिपेंड्स ऑन happening, depends on happening of an uncertain event. It depends upon happening of an uncertain specified event. So कौन सा event रहेगा? Let's take an example. अब सेम जैसे यहाँ पे हमने ऊपर ये जो एग्जाम्पल लिया था मिस्टर एक्स, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, लेट अस टेक अ सिमिलर एग्जाम्पल कि मिस्टर एक्स ने एक इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया है जो उसने दिया है मिस्टर ए को, राइट. मिस्टर ए वांट्स टू फर्दर एंडोर्स इट टू मिस्टर बी. उसने एंडोर्समेंट करते वक्त बैक साइड पे क्या लिखा है, पे टू बी, कॉमा, एक कंडीशन डाल दिए. क्या कंडीशन डालिए, पे टू बी ऑन हिज अटेनिंग, maybe on his attaining, let's consider on his attaining age of 21 years. मतलब कि इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट मिस्टर बी को मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, ओनली व्हेन मिस्टर बी अटेन्स एज ऑफ 21. यू मे कंसिडर दैट ही इज जस्ट ऑफ 20 ईयर्स राइट ना. सो अगले साल जब वो 21 ईयर्स का हो जाएगा, उसके बाद इस इंस्ट्रूमेंट के पैसे उसको मिल सकते हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइजेस, इफ इट्स अ चेक तो कैसे होगा, क्योंकि चेक की वैलिडिटी वी नो इज ओनली ऑफ 3 months. सो लेट अस नॉट टेक चेक बिकॉज चेक तो 3 months के लिए ही वैलिड होता है. बट इफ इट इज अ बिल, बिल्स में भी एंडोर्समेंट्स हो सकते हैं, राइट. सो इफ इट्स अ बिल इट कैन बी एंडोर्स्ड इन दिस वे. यू कैन राइट पे टू बी ऑन हिज अटेनिंग एज ऑफ 21 years. सो 21 years का वो होने के बाद ही उसको इस इंस्ट्रूमेंट के पैसे मिलने वाले हैं. That is what is conditional endorsement. Next is seventh and the last one and the very important type of endorsement, facultative endorsement. What do you mean by facultative? So जैसे मैंने आपको बोला सांस्कृतिक कोर्स का मीनिंग गेस करना इतना easy नहीं है जितना easy it was to guess about special और जनरल एंडोर्समेंट. फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट क्या होता है, फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट में कुछ राइट्स जो है उसको एक्सक्लूड किया जाता है. ओके, एंडोर्सर वेव्स हिज राइट्स, एंडोर्सर वेव्स हिज राइट्स. इसका मतलब क्या होता है, मिस्टर एक्स है जिसने एक चेक ड्रॉ किया था और उसने वो मिस्टर ए को दे दिया था. मिस्टर ए इसको एंडोर्स करना चाहता है, इसको फर्दर ट्रांसफ़र करना चाहता है. मिस्टर ए ने क्या किया है, एंडोर्समेंट करके इसी चेक को मिस्टर बी को ट्रांसफ़र कर दिया है. एंडोर्स करते वक्त मिस्टर ए बैक साइड ऑफ द चेक पे लिखता है पे टू मिस्टर बी. आगे क्या लिखता है, नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड, नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड. मतलब ही देखना, जनरली अगर इंस्ट्रूमेंट ड्यू डेट को डिसऑनर होता है तो एंडोर्सी इज सपोज टू सेंड अ नोटिस ऑफ डिसऑनर टू द एंडोर्सर, ताकि एंडोर्सर को पता चलेगा कि ड्यू डेट को इंस्ट्रूमेंट ऑनर नहीं हुआ है. बट यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट में एंडोर्सर जो है उसने उसका ये जो राइट था टू रिसीव द नोटिस ऑफ डिसऑनर, इसको वेव कर दिया है. मतलब कि कहा गया है कि मिस्टर बी ने नोटिस ऑफ डिसऑनर भेजने की ज़रूरत नहीं है, राइट. मिस्टर बी नीड नॉट सेंड द नोटिस ऑफ डिसऑनर टू मिस्टर ए, राइट. दैट इज व्हाट इज फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट, जहाँ पे कोई ना कोई राइट को वेव ऑफ किया जाता है. सो ये थे सब 7 types of endorsements and I hope the concept is very clear. If you have understood the concept, do not forget to hit the like button and do subscribe our channel. Thank you so much.